एक बहुत ही खूबसूरत शेर है मैं जो शुरू से कहती हूँ जब भी कोई कार्यक्रम शुरू होता है कि ये तो हकीकत है कि होता है असर बातों में। ये तो हकीकत है कि होता है असर बातों में। आप भी खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। आपसे सदियों की जो हमारी दोस्ती है उसका नाता था और आपसे मिलने की लकीरें थी मेरे हाथों में। तो आज जो मेरे हाथों में लकीरें हैं उसका मैं शुक्रिया अदा करते हुए आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूं आज के इस प्रोग्राम में। और एक बात कहते हैं ना, आपने मेरे लिए तालियां बजाई, लेकिन मैं एक कलाकार हूं। मैं जानती हूं कि एक मंच और एक कलाकार अधूरा होता है अगर उसे कोई सुनने वाला ना हो। तो आप सब अपने आप के लिए खूब जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि हम सब अधूरे हैं जो भी कलाकार हैं अगर आप ना हो। और आप पहली बार मुझसे नहीं मिल रहे हैं, पिछले भी इवेंट में मैं आप लोगों से मिल चुकी हूं। ये बिल्कुल कंजूसी नहीं करते हैं जो हमारे कवि हैं उनकी कविताओं को सुनने के बाद तालियों में। तो जरूर आप तालियां बजाते रहिए। एक और बात छोटी सी, जैसे आप योद्धा हैं वैसे ही कवि जो होते हैं वो भी एक योद्धा होते हैं, क्योंकि वो उन बातों को लाने की हिम्मत करते हैं जो शायद एक आम आदमी कहने से डरता है। वो कोई भी पहलू हो सकता है जिंदगी का, चाहे प्यार हो, चाहे जिंदगी के उतार चढ़ाव हो, या फिर हमारा रोज का जीवन या रिश्ता। तो बिना समय गवाए सर, आपकी इजाजत हो तो मैं आज का ये प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहूंगी। और सबसे पहले तो मैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जो समय निकाल कर आज इस गोष्ठी में सम्मिलित होने आए हैं। जैसे बॉम्बे से आई हैं हमारी मनीषा दी, निशा दी हैं, जूही हैं, विनय सेठी सर हैं, ज्योति नायक मैम हैं, शैली हैं, विजेता हैं और देव हैं। तो देव उनमें से है। देव जरूर आप अपना हाथ ऊपर करके लोगों को एक बार बता दें। देव उन लोगों में से हैं जो कलाकार और कवि और कविताओं का भरपूर सपोर्ट करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। कहते हैं ना कि जो बड़े हैं उनका नाम थोड़ा सा देर से लेना चाहिए। जैसे विनय सेठी सर हैं, ज्योति नायक दी हैं, ये उनमें से है। सर मैं आपको बता दूं कि हम दुनिया के किसी कोने में भी प्रोग्राम करें, मैं और जयंती दी जानते हैं कि हम नाटक चाहे दुनिया के किसी भी कोने में करें, ये दोनों सबसे पहले हमसे कहते हैं हम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आज का जो कार्यक्रम है वो सबसे पहले मैं जब स्टार्ट करना चाहूंगी तो मैं क्या करूंगी कि चार जो है प्रतियोगी या जो हमारे कवि हैं उनका नाम ले लूंगी, एक के बाद एक आप तैयार रहिए और आते जाइए। मैं तब तक अपना थोड़ा सा स्थान यहाँ ग्रहण करूंगी और आप लोगों को आराम से सुनना चाहती हूँ मैं। और मैं हमेशा से कहती हूँ सर कि मैं इन्हें घंटों सुन सकती हूँ। और जैसे मैम पे मेरी नजर पड़ गई, मैं सोची कि मैं बाद में नाम लूंगी इनका। तो बल्लेवार मैम है हमारे साथ, ये भी उन लोगों में से हैं जो हमेशा हमारे साथ एक स्ट्रॉन्ग पिलर के साथ की तरह खड़ी रहती हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भी आदरणीय अतिथियों को मैं देख रही हूँ, आप लोगों को भी मेरा प्रणाम और आप लोगों का स्वागत आज के। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, हमारे बीच है निशा मोटघरे जी। आप आइए और अपनी कविता सादर कीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब तक निशा दी आ रही हैं स्टेज पर, मैं जरूर आपका तारुफ करवाना चाहूंगी अमूल जी से, जो कि बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए आज हमारे साथ हैं। और मैं ये भी चाहूंगी कि आप लोग जो आपका यूजुअल माहौल है जरा उससे बाहर निकल के आए, क्योंकि आज हम संगीत के साथ इस जो माहौल है इसको संगीतमय बनाना है।
आज मेरे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। सक्षम कला मंच मुझे मिला है और सैनिकों को सुनाने का मौका मिल रहा है, जो कि मेरे लिए जीवन में ये पहला मौका है। इसके लिए तहे दिल से आपका आभार। सक्षम मंच का, कर्नल बल्लेवाल जी का, रश्मि जी का हृदय से आभार। कविता है एक, अभी अभी हमने दीपावली का त्योहार मनाया है, दीपोत्सव मनाया है। कुछ 15 दिन ही हुए हैं अभी पूर्णिमा, अमावस्या और पूर्णिमा के बीच में। तो मैंने सोचा कि दीपक के ऊपर ही कुछ कहा जाए, तो दीपक है इस कविता का शीर्षक। सूरज जब सो जाता है, सूरज जब सो जाता है, स्याह काली चादर ओढ़ता है शहर। सूरज जब सो जाता है, स्याह काली चादर ओढ़ता है शहर। होता है जब निशाचरों का बोलबाला, देता है किसी को आस। नन्हा सा टिमटिमाता दीपक अंधियारी रात से लड़ता तो है। तूफानी रातों में, तूफानी रातों में, अंधेरी बरसातों में झकझोरती है हवा। हर कोई तैयार है दीपक की लो बुझाने के लिए। सबकी साजिशों से, सबकी साजिशों से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए नन्हा सा टिमटिमाता दीपक तूफानों से लड़ता तो है। झूठे दम्भ का देख बोलबाला, झूठे दम्भ का देख बोलबाला, सिसकती है सच्चाई। अट्ठास करता है निरंकुशता का शासन, रोता है स्वाभिमान। तब आदर्श प्रकाश का नन्हा सा टिमटिमाता दीपक अराजकता के अंधकार से लड़ता तो है। कभी कभी घेरती है मन अमावस, निरुद्देश्य निरर्थक लगता है जीवन। क्षणभंगुरता जीवन की आ ताने देती है। अज्ञानी अंधकार को दे दे चुनौतियां, अज्ञानी अंधकार को दे दे चुनौतियां। ज्ञान का नन्हा सा दीपक, नन्हा सा टिमटिमाता दीपक उससे लड़ता तो है। लुभावने आवरणों में लिपटे, लुभावने आवरणों में लिपटे मेरे सामने आते हैं छलावे बार बार। मोह आकर्षित करता है, चले जाने के लिए मन होता है तैयार। मुझे रोकने के लिए मेरी आत्मा का नन्हा सा टिमटिमाता दीपक मोह के अंधकार से लड़ता तो है, मोह के अंधकार से लड़ता तो है। बहुत बहुत धन्यवाद निष्ठा दी आपका। आप अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। और जैसे चूंकि हमें समय पे हर चीज खत्म करना है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसलिए भी कि आपने समय से पहले अपनी कविता खत्म कर दी और पूरी कर दी। काफी अच्छी कविता थी, दिवाली की याद दिला दी और काफी अर्थपूर्ण कविता थी देखा जाए तो। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मनीषा जाम्ब जी को। ये आ रही हैं नवी मुंबई से और ये भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले रजिस्टर किया। तो जोरदार तालियां मनीषा दी होगी। इसके बाद मैं चाहूंगी कि ज्योति दी आप तैयार रहें। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगी, मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। और सबसे खूबसूरत चीज़ है कि हम उनके सामने खड़े हुए हैं जो देश के लिए आगे आते हैं और हम जैसे सिविलियंस के लिए लड़ते हैं। सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद है
और दूसरा मेरी ये जो पोइट्री है ये मैंने 2025 में 12 तारीख को लिखी थी, फरवरी में। और मज़े की बात ये है, क्योंकि ये भूमिका थोड़ी बांधनी पड़ेगी मुझे, मेरा वो कमरा, ये एक ये शीर्षक मैंने लिया था अमृता प्रीतम जी की एक नॉवल है, मेरा वो कमरा, जहाँ पे उन्होंने अपने जैसे कहते हैं ना, अपने सारी सबके घर में एक कोना होता है जो आपको बहुत बहुत प्रिय है, और बहुत अच्छा लगता है आपको उस कोने में बैठ के, जहाँ पे आपकी आत्मा तृप्त होती है, आप कुछ सीखते हैं। आप जैसे योद्धाओं के लिए शायद ये QMTI वो कमरा होगा, जहाँ पे आप अपना जज्बात आप वहाँ पे इकट्ठा करके एक मोटिवेशन के साथ आगे बढ़े हैं। तो मजे की बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले जावेद अख्तर साहब का मैं देख रही थी, अमिताभ बच्चन जी का जो प्रोग्राम आता है कौन बनेगा करोड़पति में, कि उन्होंने भी एक मेरा कमरे पर लिखा था, एंड उन्होंने उसमें डिस्क्राइब किया कि वो कमरा हमेशा याद रहता है, भले आप कितने भी करोड़ों के घर में रह लो, लेकिन वो कमरा हमेशा याद रहता है। तो ये पहले मैं छोटी सी भूमिका बांधना चाहूँगी अमृता प्रीतम जी के बारे में, बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे उन्हें नहीं समझ सकते, तो भूमिका ऐसी है कि अमृता प्रीतम जी जो है कि खूब उन्होंने भूमिका बांधी थी यहाँ पे। उन्होंने ऐसे लिखा था, इंसान की रिहाइश के लिए पहली झुकी माँ की कोख होती है और आखिरी आरामगाह की मिट्टी। पहली पनाह सबके लिए एक सी होती है, चाहे कोई अमीरजादा हो या फकीरजादा, और आखिरी पनाह भी सही अर्थों में एक सी होती है, चाहे वो बेदरो दीवार मिट्टी का गढ़ा हो या उस पर संगमरमर का मकबरा बनाया हो जाए। और इस तरह पहला मांस का कमरा और आखिरी मिट्टी का कमरा, दो निश्चित कमरे तो सबके होते हैं, और जो बीच की होती है वो होती है आपकी जर्नी। तो ये जर्नी कहीं ना कहीं आपसे एसोसिएट होती है, और यहाँ से मेरी कविता शुरू होती है, क्योंकि मेरा एक कमरा है जिसने मुझे जीना सिखाया, मेरा एक सफ़र है जिसने मेरे अंदर एहसास दिलाया कि हाँ, आपका अपना एक अस्तित्व है। मेरी वो मोटिवेटेड कमरा है, क्योंकि जिस काम से मैं प्रेरित होके उस कमरे में बैठती हूँ, वो उस कमरे को मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ से मैं अब अपनी शुरुआत करती हूँ। एक ऐसा कमरा जहाँ आपके पूरे अधूरे सपने होते हैं, यादें होती हैं, महत्वाकांक्षाएं भी निवास करती हैं, एक ऐसी जगह जो बेजान होकर भी सांसें क्या खूब लेती हैं। वो होता है आपका अपना कोना, आपका अपना कमरा। इच्छाओं की मीनारें जो दिल में दबी होती हैं, जीने की चाह में अपना वजूद दर बदर तलाशती हैं, और कहीं ना कहीं अपना वजूद ढूंढ ही लेती हैं। वो होता है आपका अपना एक कोना, अपना एक कमरा। मेरा कमरा मेरे व्यक्तित्व का परिचय है, परिचय उन सपनों का, उन एहसासों का जो दबे शब्दों में कुछ कहना चाहते हैं, उड़ने की तमन्ना भी रखते हैं। मेरे कमरे का हर कोना मुझे एक अलग सफर पर ले जाता है, और हर बार नई तश्नगी से रूबरू कराता है। कहने को तो बस एक कमरा है, इच्छाएं, यादें, महत्वाकांक्षाएं, तो कहीं सुकून ने अपना आशियाना यहाँ बनाया है, कहीं पत्थरों से तो कहीं सीपियों से, कुछ यादों से लबरेज तस्वीरों से इसे सजाया है। मिट्टी के दोने में सरगम के रंग दिखते हैं, हर कोने से क्या खूब सुर निकलते हैं। एक कोना मेरे सफर के उतार चढ़ाव को दर्शाता है, संस्कृति और परंपरा के धागे से बुनता हुआ एक सपना सजाता है। एक कोना ताकता हुआ शीशे की तरह पारदर्शी मुझे मेरा अक्स भी दिखाता है। लकड़ियों की बेजान कलाकृतियों बुत बनकर खड़ी हैं, लेकिन कहानियां क्या खूब कहती हैं। बेजान चीजें हैं, पर सांसें क्या खूब लेती हैं। तमन्नाओं के हिंडोले में अपना वजूद ढूंढ ही लेती हैं। अपनी जड़ों से संगम होता है मेरा, यहाँ अपनी जड़ों से संगम होता है मेरा। कुंभ मैं नहा आती हूँ जब उस कमरे में खुद को मैं पाती हूँ। जन्नत है ये, सुकून का महकमा यहाँ लगता है। मेरी पहचान मुझसे ही कराता है, ये मेरा वो कमरा है। कितना खूबसूरत कोना है, कितना खूबसूरत कोना है। अपने बेजुबान वजूद से मेरे अंतर मन में तरंगों की लहर जगाता है,
और ये वो कमरा है जो मेरे होने की पहचान बनाता है। मैंने इसलिए ये डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि ये वो कमरा है जो मेरा छोटा सा स्टूडियो है और मैं वीवर्स के लिए काम करती हूँ, और वहाँ पे मैंने सिर्फ सीपियाँ, पत्थर, मिट्टी, इन सब से उस स्टूडियो को सजाया है। तो ये वो कमरे को मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है क्योंकि वही सुकून देता है। धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद मनीषा दी। और मैं एक बात और भी कहना चाहूंगी कि आज हमने इस कार्यक्रम के बाद जब हमारे ऑडियंस डिस्पर्स हो जाएंगे, वो अपने अपने घरों को चले जाएंगे, तब हमने एक छोटा सा सेशन रखा है या मीटिंग रखी है कर्नल बल्लेबाग सर के साथ। तो आप लोग अगर कुछ उनसे बात करना चाहें, क्योंकि मैं जब रजिस्ट्रेशन कर रही थी तो आप लोगों में से कई थे, जैसे निशा दी हैं, वो चाह रही थी अपना कुछ इंट्रोड्यूस करना सर आपको, मनीषा जी हैं वो कुछ आपको बताना चाह रही थी। तो अब मैं बिना देरी किए आमंत्रित करना चाहूंगी ज्योति नायक दी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आयोजक और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज मैं आप फौजियों के सामने मेरी रचना प्रस्तुत करने वाली हूँ। और मेरी रचना का शीर्षक है ख्वाहिशों की कहानी। आज ख्वाहिश आकर कहने लगी, सुनोगी मेरी कहानी, दर्द से भरी है, सुनोगी तो रो पड़ोगी। मैंने कहा नहीं, रोऊंगी नहीं, सुनूंगी खामोशी के साथ। कहने लगी, छोटी थी, लगता था जैसे मैं सपनों की दुनिया की एक सुंदर परी हूँ जिसका वास्तविकता से कोई मेल नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, मुझे वास्तविकता का एहसास होने लगा और मेरी निरागसता, मेरा बचपना, मेरा भोलापन सभी आहिस्ता आहिस्ता अपने में सिमटने लगा। मैंने जाना कि जिस दिल को मैं अपना आशियाना समझती थी, वो तो एक कांच का टुकड़ा है, एक आजमाइश आती है और उसे बिखेर कर चली जाती है। मैंने सोचा लफ्जों का सहारा लेती हूँ, थोड़ा सा जिंदगी को जी लेती हूँ, तो लफ्जों को लबों ने रोक दिया और मैं अंदर ही अंदर घुटती रही। सोचा आंसुओं के साथ बहकर अपने टूटने का एहसास सामने वालों को दूं, तो पलकें कहने लगी, रोकर अपने को कमजोर सिद्ध करोगी। और मैं अंदर ही अंदर सिमट गई। सोचा हवाओं के साथ आसमान में उड़ती हूँ, तो दुनिया ने आकर मुझे अपनी जिम्मेदारियों को बताया और मैं फिर अपने में सिमट गई, उड़ ही नहीं पाई। मैं मायूस हो धरती पर छटपटाती रही और अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं कभी भी उड़ नहीं पाऊंगी। उड़ना केवल एक ख्वाब है, वास्तविकता नहीं। और बस अपनी सपनों की दुनिया मेरे अंदर ऐसे ही ऐसे धीरे धीरे कफन में लिपटती चली गई। इतना कहकर ख्वाहिशें मुझे सिसकता छोड़कर कहीं गुम हो गई और मैं खामोशी से उन्हें देखती रही। धन्यवाद। धन्यवाद ज्योति दी, वही रख दीजिए। और मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि जो आप लोगों की कल्पनाएं हैं उसकी कोई सीमा नहीं। और कभी कभी ये भी लगता है कि जैसे आप हमको पढ़ रहे हैं, जो कवि हैं या जो कवित्रियां हैं, उनके शब्द कभी कभी ऐसे लगते हैं कि जैसे वो हमारे दिल की बात कह रहे हैं। और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहूंगी वो है शिवाजी तैलंग जी। वो है हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आप नहीं हैं और काफी अच्छे कवि हैं। आइए, आपका स्वागत है। कहते हैं ना, एक तो आप योद्धा और ऊपर से कवि, तो इनके लिए बस एक ही बात कही गई है। सैनिकों और जो भी योद्धा है उनके लिए बस यही बात कही गई है
कि बचकर चले वो हमसे जिन्हें सर अजीज हो, हम सर फिरो के साथ कोई सर फिरा चले। तो ये किसी सरफिरे या किसी बेजोड़ नगीने से कम नहीं है। आप सभी, स्वागत है आपका। आदरणीय मंच पर असीन रश्मि मैम, डी सर और सभी अतिथि और मेरे प्यारे साथियों, ये मराठी में है कविता। इसका शीर्षक है खरंच कुणीतरी असावं। खरंच कुणीतरी असावं। चालताना रस्त्यावर मागून हाक देणारं कुणीतरी असावं। चालताना रस्त्यावर मागून हाक देणारं कुणीतरी असावं। अहो ऐकलत का, घरी लवकर या, मी वाट पाहीन असं कुणीतरी म्हणावं। मी बाहेर निघालोच तर उंबरठ्यावर येऊन थांबणारं कुणीतरी असावं, पण हळूच म्हणावं जाऊ नका हो। मी घरापासून दूर निघालोच तर पापण्यात अश्रू आणून हुंके देणारं कुणीतरी असावं। काय झालं विचारलं तर काहीच नाही म्हणावं। मी बाहेरून आल्यावर धावत जाऊन एक ग्लास पाणी घेऊन येणारं कुणीतरी असावं, अन दमलेत का म्हणून मला विचारावं। भूक लागलीच तर वाटेकडे पाहणारं कुणीतरी असावं, अन जेवलीस का विचारलं तर नाहीच म्हणावं। मी झोपलोच तर हळूच येऊन डोक्यावर हात फिरवणारं कोणीतरी असावं, अन का हो झोपलात असं मला विचारावं। खरंच काय वेळ लावणारं प्रेम असतंय ना, शब्दांच्याही पलीकडचं, आसवांपेक्षाही मौल्यवान हे नातं खरंच खूप नाजूक असते। धन्यवाद। तो आइए, आपका स्वागत है शैली जोशी। सबसे पहले तो मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करूंगी मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और सादर नमस्कार। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपनी कविता शुरू करूंगी। तो ये कविता उन दिनों जब मैंने नया लिखना शुरू किया था, तो हम रिलेट करते हैं कि इनको क्या अच्छा लगता है, और हम हर चीज में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं। हमें हमेशा एक किसी न किसी तरह के सुकून की जरूरत होती है, या किसी भी वजह से आप लिख रहे हो या आप जो भी कर रहे हो। तो ये तब उन दिनों की कविता है। तो ये जो विषय है ये एक जगह के ऊपर है जिसने हमेशा मुझे बहुत ही प्रेरित किया है, और एक जो इमेजिनेशन में मेरी वो जगह हमेशा आती रहती है, तो कुछ विजुअलाइज करके मैंने ये कविता लिखी थी। तो उसके पहले मैं एक शायरी उस पर बोलना चाहूंगी कि काश बनारस की रूह बन जाऊं, काश बनारस की रूह बन जाऊं, जितने दिल जले हैं खाक में, उनके निब्बान की गुजरगाह बन जाऊं। और तो बनारस जो हम कहते हैं, तो अभी वहाँ देव दीपावली का उत्सव आजकल शुरू हुआ है, तो उससे भी मतलब मैं बहुत ज्यादा पसंद है मुझे वो जो पूरा विजुअलाइज करना। तो इसमें ये मैंने कविता लिखी थी कि बनारस की गलियों की सुबह थी, बनारस की गलियों की सुबह थी, दौड़ती हुई मैं हवा के पीछे गंगा के घाट तक उसे तलाशती हुई। बनारस की गलियों की सुबह थी, दौड़ती हुई मैं हवा के पीछे गंगा के घाट तक उसे तलाशती हुई। शाम ढली जाता सूरज जिसे मैं निहारती हुई। गए दिन से देर अंधेरे तक चांद का अक्स देख गंगा में उसे पुकारती हुई। शाम की वो आरती दूर तक दिखते दीप ही थी, जिनकी लौ में खुद को संवारती हो। पर मिला नहीं वो, साल दर साल गुजर गए। ढूंढते ढूंढते लिखने लगी फिर उसको, मेरी काल्पनिक दुनिया से फिर सजीव सा होने लगा वो।
जितना लिखती उतना प्रकट सा होने लगा वो। कितनी नादा थी बाहर ढूंढती रही जिसको, कितनी नादा थी बाहर ढूंढती रही जिसको, मेरे अंदर ही छुपा था कहीं वो, मेरे अंदर ही छुपा था कहीं वो, और अब कहीं जाकर मुझे मेरी कविता में मिला वो। शुक्रिया। तो दिवाली के ऊपर कुछ चंद लाइनें मैंने लिखी थी, क्योंकि ये देव दीपावली की बात हो रही है। तो एक रावण भीतर है जिसे रोज जीतना बड़ी जद्दोजहद है। रोज एक सर कलम कर, रोज कुछ राम महसूस करना ही तो दीपावली है। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैली। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अभिलाषा अरुण जी को। आपका स्वागत है दी। आपका बहुत बहुत स्वागत है दी। नमस्कार, प्रणाम। इस पावन भूमि में आके मैं अपने आप को बहुत गर्व से महसूस कर रही हूँ। यहाँ सभी बैठे हमारे जो वीर सिपाही हैं उनके लिए तहे दिल से आभार। और रश्मि को इस मंच तो यहाँ तक बुलाने का, शायद रश्मि की वजह से यहाँ तक आ पाई हूँ। घर से पहली बार इतनी दूर निकली हूँ अकेले, तो शायद आप लोगों का प्यार है। मेरी तो 4 लाइन आप लोगों के हौसलों के हवाले। हौसलों का चिराग न बुझने दिया, हौसलों का चिराग न बुझने दिया, आंधियों की कभी ना ये औकात थी, खेल सतरंज सी जिंदगी है सभी कि कभी सह मिली तो कभी मात भी। आओ आजादी का मतलब मैं तुम्हें समझाती हूँ, आओ आजादी का मतलब मैं तुम्हें समझाती हूँ। सूर गाथाओं की वो सच भी तुम्हें बतलाती हूँ। मुल्क के सूबे में जलियांवाला भी एक बाग है, मुल्क के सूबे में जलियांवाला भी एक बाग है, वीर की कुर्बानियों का सच तुम्हें दिखलाती हूँ। और मेरी एक रचना है ताजमहल। सभी गए होंगे, हम भी बचपन में बहुत बार गए, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए उसमें कुछ और भी देखने लगे। तो वो कुछ पंक्तियां हैं आपके सामने। जैसा कि आपको मालूम है कि जब ताजमहल बनवाया गया था तो उसको बनवाने के बाद शाहजहां का ये आदेश था कि उनके हाथ कटवा दिए जाए उन कारीगरों के, ताकि कोई इबादत ना तामील हो सके। तो उसी दर्द को उस समेटे हैं मेरी ये रचना। तुमने भी देखा होगा ताज, तुमने भी देखा होगा ताज, देखा होगा मुमताज नहीं। तुमने भी देखा होगा ताज, देखा होगा मुमताज नहीं। कारीगर के हंसते चेहरे, गोरी गोरी लंबी भुर्जे, कुछ और नहीं कटे हुए हाथों का अभिवादन है, कुछ और नहीं कटे हुए हाथों का अभिवादन है। क्या ताजमहल सी सुंदर मुमताज रही होगी? क्या ताजमहल सी सुंदर मुमताज रही होगी या शाहजहां का प्रेम? सुंदर थी तो मात्र कल्पना कारीगर की,
प्रेम अगर बांधा जा सकता था तो बांधा है कारीगर की ही करनी ने। प्रेम अगर बांधा जा सकता है तो बांधा है कारीगर की ही करनी ने। ताजमहल तो शाहजहां का एक तोहफा था, या ये कह दूं कि एक रात बिताने का गोरी औरत से शारीरिक समझौता था। समझौता तो समझौता ही होता है, प्रेम नहीं। समझौता तो समझौता ही होता है, प्रेम नहीं। प्रेम अगर सच्चा था तो कारीगर का, इसीलिए तो उसने बेहाथों का होना स्वीकार किया था। कारीगर ने, या यूं कह दूं कि उसने वो सब कुछ कह डाला था, उसने वो सब कुछ लिख डाला था, उसने वो सब कुछ गढ़ डाला था, उसने वो सब कुछ कह डाला था अंतिम पत्र में अपनी रानी को, जो उसको लिखना था, जो उसको कहना था। इसीलिए तो ताज एक वियोगी का मंदिर है, इसीलिए तो ताज एक वियोगी का मंदिर है। वरना मरघट पर कब रोज भीड़ इकट्ठा होती है, वरना मरघट पर कब रोज भीड़ इकट्ठा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद दी आपका। और सुरभि जी आ चुकी हैं, आप अपना स्थान ले सकती हैं।